वहां साथ बैठा हरि बार बार ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। बार बार नाकाम होते देखकर अब वो अपना निचला होंठ मोड़ते हुए रोने की तैयारी पकड़ चुका था, जिसे देखते हुए गोविंद बुखलाते हुए उसे थाम चुका था। अरे रोना नहीं चंपू, तुम्हारी माँ सो रही है, धीमी आवाज में बोलते हुए गोविंद अपने बेटे को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जो रोने की पूरी तैयारी में था। मगर अपने पिता का ध्यान अपनी तरफ होते देखकर कुछ देर के लिए अपना रोना छोड़ चुका था, जिसे देखकर गोविंद के होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए थे। कुछ देर पहले जो फिक्रमंदी में उसके चेहरे पर छाया हुआ था, अब वो गायब हो चुका था। दूसरी नजर सोई चंदा पर डालते हुए अपने बाजू की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर चुका था। कुछ ही देर के बाद उसकी कांपती हुई पलकों को देखते हुए वह अपनी पकड़ चंदा की कमर से हल्की करते हुए छोड़ चुका था, जबकि पूरा ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर बैठे अपने बेटे हरि की तरफ था, जो अपने हाथों से नन्हे नन्हे इशारे करते हुए कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अपनी आंखों को मलती हुई चंदा कुछ देर वहीं सूझबूझ खोती हालत में मौजूद अपनी हालत पर ध्यान दिए हुए लेटी थी, मगर हरि पर नजर पड़ते ही उसके होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए थे। मेरा बच्चा उठ गया क्या? आपको भूख लगी है? मुस्कुराते हुए पूछते हुए चंदा की नाजुक उंगलियों ने हरि के गालों को छुआ था। हरि, जो ये सब कुछ बड़ी गौर से देख रहा था, उसने वो प्यार अपने गालों पर महसूस किया था। बेकाबू होकर उसने अपने होंठ दबाते हुए हरि को देखा था। हरि ने दूध पी लिया है, अब उसे भूख नहीं लग रही। धीमी आवाज में बोलते हुए गोविंद ने चंदा को करंट सा खाकर पलटने पर मजबूर कर दिया। गोविंद को अपने इतने नजदीक महसूस करते हुए उसकी जान तो गले में आ चुकी थी। तभी घबराते हुए वह अपने आप गोविंद से एक ही झटके में दूर करते हुए बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई थी। मगर बहुत जल्द उसे फिर से गोविंद की तरफ झुकना पड़ा था, क्योंकि हरि की मुट्ठी में चंदा के बाल बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। अपना सूखा गला तर करते हुए वो कभी हरि, फिर गोविंद, फिर हरि को देखती चली जा रही थी। ये दोनों बाप बेटे उसकी जान हथेली में लिए बैठे थे। उनकी नन्ही सी जान उन दोनों में कहाँ आकर फंस गई थी। एक तो वह गोविंद के इस तरह के नजदीक आने पर उसके ऊपर ही बेफिक्री से सो रही थी, दूसरा ये हरि जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नरमी से उसकी मुट्ठी खोलते हुए अपने बालों को उसकी पकड़ से आजाद करवाकर वह झट से बिस्तर से नीचे उतरी और बाथरूम में बंद हो चुकी थी, जिस पर गोविंद अपने होंठ भींचते हुए दरवाजे की तरफ देखता रह गया था। नाश्ते की मेज पर सभी लोग बैठे हुए थे। चंदा का पूरा ध्यान हरि की तरफ ही था। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हुई वो भूल से भी अपनी नजरें गोविंद की तरफ नहीं उठा पा रही थी। वह उसके लिए काफी था। तभी वह अपनी नजरें जितना हो सके गोविंद से बचाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी, जिसे महसूस करते हुए गोविंद हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। ये लड़की धीरे धीरे सही, मगर उसके दिल दिमाग पर सवार होती चली जा रही थी। क्या ये उसकी सूरत थी या नहीं, या कुछ और था? भला बेकाबू अपने दिमाग की नसों में ये बात उतारते हुए दिल से झुंझला गया था, जब सामने ही वो हरि को बड़ी तसल्ली से खाना खिलाते हुए देख रहा था और अपने खाने की तरफ ध्यान दे चुका था। हरि का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द काम से लौट आऊंगा। मुझे हरि के मामले में कोई भी शिकायत और कोताही नहीं मिलनी चाहिए। और धीमे शब्दों में बोलता अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। चंदा तो अपने होंठ बीच कर रह गई थी, जैसे वो कोई जल्लाद हो जो उसके जाने के बाद हरि को कच्चा चबा जाएगी। दिल में बड़बड़ाते हुए वह हरि की तरफ ध्यान देती रह गई, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रहा था। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है ना? पापा की बातों में मत आना, ठीक है? हम दोनों मिलकर सारा दिन मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, और आपके पापा सारा दिन ऑफिस में काम करेंगे, ताकि वह हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें ला सके। धीमी आवाज में उससे बात करती हुई चंदा ने वो पीछे आते हुए गोविंद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है बाबा, काम करके पैसा कमाएंगे, बस तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहना। गंभीर शब्दों में बोलते हुए गोविंदा झुकते हुए हरि के गाल पर चूमता चला गया था, जबकि उसे अपने इतने करीब आते हुए महसूस करते ही चंदा की सांसें तो गले में ही अटक चुकी थी। उसके परफ्यूम की खुशबू पास फैलते हुए चंदा के अंदर उतरती चली गई थी, जिस पर वह लाल पड़ते हुए अपना चेहरा हरि की तरफ मोड़ चुकी थी, जिसे देखते हुए हरि भी उसे गले लगाते हुए उसका चेहरा थपथपा चुका था। मगर ये गोविंद, जो उसके लाल पड़ते हुए कान कैसे नहीं देख पाया था, तभी मुस्कुराते हुए पीछे हट चुका था। अपना ख्याल रखना, ये कहते हुए जाते हुए उसने हरि को कहा था, या फिर चंदा से,
वे दोनों ही इशारों से सामने जाते गोविंद की तरफ देखते रह गए थे। ऑफिस से लौटते वे अपने कमरे की तरफ कोई खूबसूरत सा नजारा देखने के लिए बढ़ा था, मगर सामने ही खाली कमरे को मुंह चिढ़ाता देखकर उसका दिमाग झुंझलाकर रह गया था। तभी बड़ी हड़बड़ी में आगे बढ़ते हुए कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। कुछ ही देर के बाद कमरे से बाहर निकलते हुए पूरे घर में घूमते हुए उन दोनों माँ बेटे को ढूंढना चाहता था, मगर उसे वे दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शाम का वक्त था, सूरज ढलता हुआ महसूस हो रहा था। अब हरी के कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके सिर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि वे दोनों हरी के पूरे कमरे में खिलौने बिखेरे हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ खेलने में बिजी थे। यहाँ वहाँ भागते हुए खिलौने पूरे कमरे में बिखर चुके थे, जबकि हरी ठहाके लगाते हुए आगे भागता चला जा रहा था, जिसके पीछे पीछे चंदा भी उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। दरवाजा खोलते ही वे दोनों एक सेकंड के लिए बिल्कुल जम से गए हों, मगर फिर से अपने खेल में ध्यान देते हुए गोविंद को नजरअंदाज कर चुके थे, जिसे महसूस करते हुए गोविंद की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई थी। ये दोनों तो उसे कुछ समझ ही नहीं रहे थे। सीरियसली बेबसी से वह दोनों को देखते हुए बस सोचता चला गया था। अभी वह 2 कदम चलकर आगे ही आया था कि उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे, क्योंकि हरी के खिलौने पर फिसलते हुए गोविंद अपने पूरे दम से फर्श पर बैठ गया था। उसके सामने खेलते हुए उन दोनों की हंसी छूट गई थी। वे दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। गोविंद की तरफ हाथ करके ठहाका लगाए जा रहे थे, जिन्हें देखकर गोविंद का चेहरा बेकाबू सुर्ख लाल पड़ गया था। मतलब मेरी ही बिल्ली मुझसे ही मियाओ। तभी एक झटके से आगे बढ़ते हुए उसने दोनों को ही एक बार में दबोचने की कोशिश की थी, जिससे वे दोनों भाग निकले थे। आसपास भागते और जोर से ठहाके लगाते चले जा रहे थे। तुम दोनों रुक जाओ, एक बार बस मेरे हाथ लगने दो, देखो तुम दोनों की मैं कैसे चटनी बनाता हूँ। अपने दांत पीसते हुए वो उन दोनों की तरफ देखते चला गया, जो भागते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 2 कदमों के वार में ही हरी को अपने बाजुओं में दबोच चुका था। हरी को यूं पकड़े जाते हुए देखकर चंदा पलटते हुए बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। वो जैसे आंखों ही आंखों में हरी को चकमा देने को कह रही थी। यूं उसके पकड़े जाने पर अब जब हरी अपने आप को नहीं बचा पाया, तो खुद को भी उसके सामने सरेंडर कर चुकी थी। चलते हुए उसके सामने आकर रुक गई थी, जो गुस्से की निगाहों से उसे ही देखे जा रहा था। हंसे क्यों तुम दोनों मुझ पर? गंभीर शब्दों में बोलता हुआ उन दोनों को घूर कर देख रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने कभी इस तरह किसी को इतने जोर से गिरते हुए नहीं देखा, तो बस इसलिए हंसी निकल गई। अपने होठों को दबाते हुए बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी फिर से हंसी ना निकले, मगर उस मंजर को याद करते हुए वो बार बार उसके होठों से हंसी ही निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाई थी। हरी के सफेद चमकते हुए दांतों पर नजर पड़ते ही बेकाबू उसका कंट्रोल टूटकर फिर से हंसी में बदल गया था, जिसे देखते हुए गोविंद अपने दांतों को कुचलते हुए रह गया था। आज तो ये दोनों माँ बेटा उसे बहुत ज्यादा तंग कर चुके थे, मगर सामने भी गोविंद था, जो उन दोनों को एक ही झटके में अपने बाजुओं में समेट चुका था। अब दोनों ही उसके कैद में आकर फड़फड़ाते अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोनों को ही घूरती हुई नजरों से देख रहा था। अच्छा सॉरी, अब आपके ऊपर हम दोनों कभी नहीं हंसेंगे, मगर आप भी ये देखो ना, अगली बार देख कर चलना। आज तो खिलौना था तो आप थोड़ा बहुत बच गए थे, अगली बार अगर अकेले फिसले तो आपकी खैर नहीं। गंभीर होते हुए अपनी हंसी को पूरे तरीके से काबू में करते हुए बोलती चंदा फिर से ये मंजर सोचकर लोटपोट होते हुए हंस पड़ी थी, जबकि उसकी लाल पड़ती हुई रंगत को देखते गोविंद के होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए थे। दूसरी नजर अपनी गोद में बैठे हुए हरी की तरफ गई, जो अपनी माँ को यूं हंसते हुए देखकर और ज्यादा ठहाके लगाते हुए हंस रहा था। गोविंद की दुनिया तो बस यहीं तक रुक गई थी। वह बस उन दोनों को चुपचाप देखते चले जा रहा था। गोविंद, क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ये पहली बार था जब सामने से उसे बराबरी से बात करते हुए कुछ पूछना चाहती थी, जिसे महसूस करते हुए गोविंद देवता की तरह उसकी तरफ देखते हुए पूरा ध्यान दे चुका था। हरी को वो उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में वापस आए तो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने होठों पर उंगलियां फेरते हुए कुछ सोचते हुए चंदा ने गोविंद से बात की थी। तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? चमकती हुई आंखों से सामने मौजूद चंदा को देखते हुए वो उससे बात कर रहा था, जबकि चंदा कुछ देर उसके चेहरे को देखते हुए अपने होठों को चबा गई थी, मगर फिर अपने शक को देखते हुए अपना गला साफ करते हुए उसकी तरफ देखने लगी थी। वे हम पूछना चाह रहे थे कि हरी की माँ कौन है?
वह ये कहते वक्त थोड़ा सा झिझकते हुए पूछ बैठी थी, जिसने गोविंद को अपने होंठ बंद करने पर मजबूर कर दिया था। पल पल उसकी आंखों में उतरती हुई लाल आंखों से देखते हुए बेकाबू चंदा को अपना गलत सवाल पूछने पर पछतावा हो रहा था। अपनी आंखें गंभीरता से बंद करते हुए वह दिल ही दिल में खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमने तो वैसे ही पूछ लिया था। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। अपने होठों को चबाती हुई उसके पल पल सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए वो चुप हो गई थी। गोविंद अपनी लाल आंखों के साथ बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। मुझे कुछ काम है, तुम सो जाओ, गंभीर शब्दों में बोलता हुआ अपने भारी भरकम कदमों के साथ बाहर निकलता चला गया था। चंदा बेकाबू शर्माकर रह गई थी। उसे क्या जरूरत थी भला गोविंद से ये सवाल पूछने की। अब जो बीते हुए कल थे वो बीत चुके थे। उसे भविष्य में जीना चाहिए था, मगर न जाने क्यों उसकी ये शक भरी तबीयत उसे सताए जा रही थी। कुछ ही देर पहले वह सोने की तैयारी करते हुए लेटने वाले थे, मगर अब उसका सवाल सुनते ही वह सख्त ठंड में भी बाहर निकल गया। न जाने वह अब कहाँ जाकर रहेगा। बेकाबू गोविंद के बारे में सोचती चली गई। ना चाहते हुए भी उसकी सोचों का दायरा बढ़ता ही चला गया। बेशक उन दोनों को स्वीकार करके ही ये शादी करके वह इस घर में आई थी, मगर अब धीरे धीरे उनके साथ वक्त बिताते हुए उनके ही बारे में सोचकर अपने कामों को करने लगी थी। अब इसके अंदर बहुत बदलाव आया था। अगली सुबह न जाने वह किस वक्त कमरे में आया था। बराबर रात को उसका इंतजार करते हुए चंदा की आंख लग चुकी थी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो बिस्तर की दूसरी साइड खाली थी। जब से वह शादी करके आई थी ये पहली बार था कि गोविंद उसके जागने से पहले ही वहां से उठ चुका था। आखिरकार चंदा अपनी आंखें बंद किए हुए एक बार फिर से वह सवाल पूछने पर खुद को रोक नहीं पाई थी। ड्रेसिंग रूम से आने वाली खटपट की आवाज पर अपने चेहरे का मुंह उस तरफ मोड़ गई थी जहां वह आदमी खड़ा होकर तैयार होकर बाहर निकल रहा था। तभी उसकी नजर बेकाबू घड़ी की तरफ पड़ी जहां घड़ी 6 बजा रही थी। इतनी जल्दी? आखिर उसके होठों से ये 2 शब्द निकले थे, मगर उस पर वह अपने होठों को दबाकर गोविंद की आंखों को देख गई थी जो रात की चुगली करने जा रही थी। असल में मेरी एक मीटिंग है तो मुझे वहीं अटेंड करने के लिए सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा। आराम से उठना, हरी को देख लेना और नाश्ता कर लेना। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गंभीर शब्दों में बोलते हुए अपनी भारी कदम लिए वहां से निकलता चला गया। चंदा अपने होठों को चबाते हुए परेशानी से उसके तरफ देखती चली गई। ऐसा अंदाजा तो गोविंद का उस वक्त था जब वो नई नई शादी करके उसके घर में आई थी। उसके घर में तो गोविंद उसके साथ और हरी के साथ मुस्कुराने लगा था। अब लगता था फिर उसने अपने ऊपर वही खोल चढ़ा लिया था। अजीब से दिन बीतने लगे थे। गोविंद फिर से अपने उसी खोल में सिमट कर रह गया था। हरी के साथ वह ऐसा ही था जैसा वह शुरू दिन से देखती आ रही थी, मगर चंदा के साथ हालात कुछ रूखे से हो गए थे जिसको वह दोनों ही महसूस कर रहे थे, मगर दोनों ही उस चीज को खुद से निकाल पाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। काफी बार गोविंद से बात करने की कोशिश की, मगर जैसे ही चंदा कोई बात करने की कोशिश करती गोविंद कोई न कोई बहाना करते हुए वहां से उठकर चला जाता, जिस पर उसकी बात अधूरी रह जाती थी। उसे महसूस हो रहा था कि गोविंद उसे किसी बात से बचने की कोशिश कर रहा है। शायद उसकी पहली पत्नी की बात थी जो उसे बताना ही नहीं चाहता था। गोविंद, हमें आपसे बात करनी है, गंभीर शब्दों में बोलती हुई 2 कदम चलते उसके तरफ आई, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा ही था। फ्रेश होने के बाद बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी बात सुनने के लिए अपने होंठ भींच कर रुकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। गोविंद, हम जानते हैं कि हमें आपसे पूछना नहीं चाहिए, मगर अब हम पूछ कर ही रहेंगे। आपको भी समझ जाना चाहिए जो बीते हुए कल थे वो बीत चुके हैं। अब उस बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो हम दोबारा नहीं पूछेंगे, मगर दोबारा से यूं अनजान तो मत बनो। यूं हरी से दूर रहने पर वह बहुत ज्यादा अपसेट है। अगर आप अभी भी ऐसे ही रहोगे तो हम दोनों को भी बहुत हर्ट करोगे। गंभीर शब्दों से अपनी उंगलियां मोड़कर कहती हुई उसके तरफ देखती चली गई, जो चंदा की बात पर अपने होठों को चबाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा था। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बीते हुए कल को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अभी भी उसी कल में ही जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे शादी की है, मगर अभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझे कुछ वक्त दे दो। मैं अभी उस समस्या से अपने आप को नहीं निकाल पाया हूँ कि उसके बारे में मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं अभी मेंटली डिस्टर्ब हूँ। गंभीरता से धीमे शब्दों में बोलते हुए आगे बाथरूम में बंद हो चुका था।
पीछे चंदा अपनी उंगलियों को मसलते हुए उसके तरफ देखने लगी थी। अच्छी बात है, वे हमसे नाराज नहीं, मगर ऐसी भी क्या बात हो सकती थी जो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते। गुस्से से सोते हुए अपने पैरों को पटकते हुए वापस पलट चुकी थी। कभी न कभी तो गोविंद को बताना ही पड़ेगा, तब उसे भी मालूम हो जाएगा। सोचते हुए वे हल्का सा मुस्कुरा दी। चंदा कमरे में दाखिल हो चुकी थी। चलो हरी, आज पापा को सरप्राइज देने के लिए उनके ऑफिस चलते हैं। मुस्कुराते हुए बोलती हरी को अपनी गोद में उठाए हुए बाहर की तरफ बढ़ गई थी। कार के सामने ठहरते हुए वह ड्राइवर को गोविंद के ऑफिस का पता दे चुकी थी। मुस्कुराते हुए हरी को अपनी गोद में उठाए हुए वह साथ ही गोविंद के लिए खाना भी बनाए हुए थी। साथ में बैठकर वे दोनों सुकून से खाते। हरी गोविंद को बहुत मिस कर रहा था। आजकल गोविंद इतना बिजी रहने लगा था कि उसे वक्त ही नहीं देता था। तभी आज उसने ये प्लान बनाया था, गोविंद और हरी को खुश कर सके, गोविंद के साथ अपनी बढ़ती हुई दूरियों को भी कम कर सके। गोविंद देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। उसके शब्द उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे, क्योंकि सामने जो मंजर उसे दिखाई दे रहा था वह बर्दाश्त करने वाला नहीं था, ना ही विश्वास करने वाला था। गोविंद अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि छोटे बालों वाली एक औरत आधे अधूरे अजीब से कपड़े पहने हुए उसके ऊपर झुकी हुई थी। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमाए हुए थी। उसके आवाज देने पर वे दोनों करंट खाकर उसके तरफ पलटे थे, जहां चंदा हरी को बाजुओं में थामे हुए हैरानी से जमी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें उन दोनों को ही देख रही थी। गोविंद की आंखों में एक पल के लिए डर समा गया था। तभी अपने ऊपर झुकी उस औरत को एकदम खुद से झटकते हुए वह झटके से सीधा खड़ा हुआ। चंदा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसकी बात को लेकर कहीं सामने ठहरी हुई उसकी पत्नी उसको गलत ना समझ ले। अभी वह 2 कदम चंदा की तरफ बढ़ा ही था जब वो बड़े आश्चर्य से अपने कदमों को पीछे ले गई थी। उसकी सूनी आंखों में आश्चर्य था। गोविंद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फटी फटी आवाज में उसके शब्द बिल्कुल थमे थे। गोविंद अपने होंठ भींच कर रह गया था, मगर हैरानी तब हुई जब वो लड़की उसके तरफ पलटी। चंदा हैरानी से आंखें खोले हुए उस औरत को देखती चली गई, जो मुस्कुराते हुए चंदा और हरी के तरफ ध्यान दे रही थी। वह हूबहू चंदा की कार्बन कॉपी थी, बिल्कुल उसके नैन नेक्स चुराए हुए थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां चंदा ही खड़ी है, बस सिर्फ उसके हुलिया का फर्क था। उसके कपड़े बिल्कुल बेहुदा और छोटे छोटे थे। ये कौन है? उसके शब्द गले में ही दम तोड़ गए थे जब वह औरत मुस्कुराते हुए चंदा के करीब आई। मेरा नाम पायल है, मैं हरी को जन्म देने वाली उसकी अपनी माँ हूँ और गोविंद की ब्याहता पत्नी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोलते उसने उसे बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया था। मेरी बात सुनो चंदा, ये मुझसे डिवोर्स ले चुकी है और हरी को भी इसने मुझे सौंप दिया है। गंभीरता से कहता हुआ, अपने शब्दों को काबू में रखता हुआ सामने खड़ी अपनी पहली पत्नी पर जलती हुई निगाह डाली, जो उसके इज्जत को पहले ही मिट्टी में मिला चुकी थी। चंदा उन दोनों को आश्चर्य से देखती हैरान हो रही थी। वे दोनों उसके सामने ही उसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे और दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डिवोर्स ली हुई ये औरत उसके पति पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी और उसका पति उस औरत को डिवोर्स देकर भी उसे अपने सामने रंगरलियां मनाते हुए देख रही थी। क्या इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं थी? बेकाबू सोचते हुए उसका दिल दुख गया था। तभी हरी को हाथों में मजबूती से थामे हुए वह वापस उस ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। गोविंद लपकते हुए उसकी तरफ भागा था। इससे पहले कि वह दरवाजे को पार करता, पायल ने उसका हाथ थामे उदास आंखों से उसे देखती चली गई। गोविंद, जाने दो उसे, अब मैं आ गई हूँ तो उसकी जरूरत नहीं, गंभीरता से बोलती वह हल्का सा मुस्कुराई थी, जिस पर गोविंद अपने होंठ भींचते हुए उसके हाथ को झटक कर उसे दूर कर चुका था। मुझसे दूर रहो और दोबारा मेरे ऑफिस में तुम दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा इसका खबर मुझे भी नहीं है। गंभीर शब्दों से एक एक शब्द चिल्लाता हुआ वहां से निकल गया, जबकि पायल दांत पीसते हुए उसे देखकर वहीं रुक गई। एक बेवकूफी की वजह से गोविंद से डिवोर्स ले चुकी थी, मगर अब बहुत पछता रही थी। गोविंद जैसे सोने की चिड़िया उसके हाथों से निकल चुकी थी, जबकि अपने बेटे हरि की कस्टडी भी उसे देते हुए अपने सारे संबंध उससे खत्म कर चुकी थी। अब वो दोबारा कैसे उस तक पलट कर जाती, बस ये सोचकर रह गई थी। चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं, मैं उसे डिवोर्स दे चुका हूँ। वह खुद मेरे ऑफिस में चले आई, मेरे सर पर सवार हो गई थी, उसके पीछे भागता हुआ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर चंदा कुछ भी सोचे बिना
बस आगे चलती जा रही थी। घर आते ही उसने हरी के कमरे में खुद को और हरी को बंद कर लिया था। हरी को दूध देकर सुला चुकी थी, जबकि वह अपने उसी कपड़ों पे बिस्तर पर हरी के पास ही बैठी हुई सोचते चली गई थी। जो सोच उसके दिमाग में चल रही थी वह उन दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी थी। तभी वह दिमाग को सुकून देने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी, मगर जो ऑफिस में मंजर देखा था वह किसी भी तरह उसकी आंखों से ओझल होने वाला नहीं था। आखिर क्यों गोविंद ने उसके साथ ऐसा किया था? वह तो नहीं आई थी उससे शादी करने के लिए, गोविंद ही गया था जो अपनी इज्जत रखने के लिए उससे शादी करना चाहता था। तो क्यों उसके साथ नरम व्यवहार रख रहा था, वैसा ही रहता जैसा वह अभी था, ताकि वह कम से कम उस पत्थर से कोई उम्मीद तो नहीं करती। उसके साथ इतने दिनों से रहते हुए गोविंद से उम्मीद बांध चुकी थी, मगर नहीं जानती थी ये सारी उम्मीद वह एक गलत इंसान से बांध रही थी जो उसे बुरी तरह से तोड़कर रख देगा। बेकाबू आंखों को बंद किए हुए बहते आंसुओं के साथ वह सोचती चली गई थी। एक नजर पलटते हुए सो रहे अपने बेटे की तरफ डाल रही थी। वह मासूम था, वह सारी चालाकियों से बहुत दूर था, मगर न जाने क्यों हरी के चेहरे में उसे गोविंद का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब हरी पहले ही उसकी तरफ यूं खींचा चला गया था क्योंकि उसका चेहरा उसकी अपनी माँ से हूबहू मिलती थी। ये ख्याल ही उसके लिए बहुत परेशान कर देने वाला था। जिस तरह मोहब्बत हरी को देती आई थी, वह तो अपनी माँ समझकर मुझसे बात करता था, मगर वह उसकी माँ नहीं थी। ये परेशानी, ये भारीपन उसके जख्मों पर मरहम रखने वाला हरी अभी इन सब को सोचने और समझने से बिल्कुल नादान था। गोविंद, हमें तुमसे डिवोर्स चाहिए। वह बराबर चुप रहने के बाद आज 1 हफ्ते के बाद उसने अपना मौन व्रत तोड़ दिया था, मगर जो शब्द उसके मुंह से निकले थे गोविंद के दिल को छलनी छलनी कर गए थे। वे जो उसके लिए अब एहसास महसूस करने लगा था, उस बात से अनजान चंदा इससे अब वो मांग कर रही थी, वह उसके लिए अब बदल रहा था। चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरा उस लड़की से अब कोई संबंध नहीं। वह खुद ब खुद मेरे ऑफिस में घुस आई थी। मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। बस बस, ये बोलता हुआ उसके दोनों हाथों को थामे उसके करीब बैठ गया था, जबकि चंदा किसी असर के बस सामने की तरफ देखती चली जा रही थी। बस, ज्यादा बातें बनाने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उसके लिए यही काफी था। वह इस घर में एक आया के तौर पर आई थी। हरी भी उसे तभी चाहता था क्योंकि उसकी माँ का चेहरा उसके चेहरे के साथ बिल्कुल मिलता था, जबकि गोविंद तो उसके चेहरे में अपनी पहली पत्नी का चेहरा ढूंढने लगा था। वह दोनों को इससे कोई फर्क नहीं था। वह उन दोनों के साथ रहते हुए उससे मोहब्बत की उम्मीद कैसे रख लेती। तभी वह इतना बड़ा फैसला ले गई थी। ये फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। विधवा हो जाना, अब डिवोर्स लेना। लोग उसको कैसी कैसी बातें सुनाएंगे, मगर वह किसी की बातों का असर नहीं ले रही थी। वह सारी जिंदगी हरी की आंखों में अपनी माँ की परछाई नहीं देखना चाहती थी। तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी की तरह दिखती हूँ। गंभीर शब्दों में बोलते हुए उसके शब्दों में कोई जज्बा मौजूद नहीं था, जबकि गोविंद थक हार कर अपना सिर हाथों में झुकाए हुए आंखें मीच गया। गौरी से शादी तय होने के बाद एक बार वहां आया था। तुम मुझसे पल्ला करती थी क्योंकि तुम विधवा थी। मैं तुम्हें देख नहीं पाया। बस एक बार गलती से तुम्हारी तस्वीर देख ली थी। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे घर में टंगी हुई थी। मैंने मजबूर होकर ये सब कुछ किया था। मैंने गौरी से शादी करने का बोला था ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरी गलती थी, लेकिन गौरी ने शादी एंड टाइम पर भागकर मेरा काम और आसान कर दिया। पहले तुम्हें अपनी पत्नी की शक्ल मिलने की वजह से पहचानता था, मगर तुम विश्वास करो चंदा, जब से तुम आई हो मैं मुस्कुराने लगा हूँ। हरी, जिसके लिए मैं फिक्र में रहता था, अब मैं उसके लिए तुम पर भरोसा करने लगा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी के साथ हंस नहीं पाया। वे औरत जो खुद को मेरी पत्नी कहती है, पायल, वो मुझे एक अमीर आदमी के लिए छोड़कर चली गई थी और हम दोनों के प्यार की निशानी को, अपने बेटे को, मुझे सौंप दिया था। मैं उस वक्त बहुत बुरी हालत में था। मैं बस यही समझ पाया था कि मुझे मेरे बेटे के लिए एक माँ लानी है। मेरा विश्वास करो चंदा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। बेबसी से बोलता हुआ उसके हाथ को थामे अपना सिर ऊपर टिका चुका था, जबकि चंदा तो सुन कानों के साथ बस उसे देखती चली गई। ये सब कुछ एक चालाकी थी। तस्वीर में मुझे टंगा देखकर अपने शादी का फैसला कर लिया और उसमें तुमने गौरी को भी शामिल कर लिया। जबरदस्ती मुझसे शादी करना, ये सब कुछ एक चाल थी, गोविंद की चाल, जिसमें वो फंस कर रह गई थी।
बेकाबू सोचते हुए खुद पर हंसी आ गई थी। वो कैसे इंसान के साथ दिल लगा बैठी थी। तुम खुदगर्ज हो गोविंद। तुम पहले भी खुदगर्ज थे और अब भी खुदगर्ज हो। तुमने हमारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया। बस तुमने मुझ में अपनी पत्नी को ही देखकर शादी की और हरी भी मुझे अपनी माँ की शक्ल समझकर ही मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। गंभीर शब्दों में बोलते हुए उसके हाथ झटकते हुए अब खड़ी हो चुकी थी, जिस पर गोविंद तड़पते हुए फर्श पर उसके सामने दरवाजे पर बैठ गया था। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ चंदा, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कह सकता हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया। मैंने पायल को पीछे छोड़कर तुम्हें अपनाया। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा। तड़पते हुए शब्दों में बोलते गोविंद उसके आसपास अपने बाजुओं को जमा गया, जबकि चंदा हरी की कसम खाने पर सुन खड़ी उसे देखती रह गई। गोविंद की हालत को देखती रह गई थी। जिस तरह मोहब्बत वो हरी से करता था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अब गोविंद हरी की कसम खा रहा था तो इसका मतलब था कि वह सच कह रहा था। तभी झुककर उससे उठती हुई उसकी आंखों में देखती चली गई। वादा करो उस पायल से कभी नहीं मिलोगे। वादा करो हरी को कभी उसकी माँ के बारे में सच नहीं बताओगे। वादा करो हरी की माँ मैं ही रहूंगी। वादा करो तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे स्वीकार करने के बाद बदल तो नहीं जाएगी। धीमे शब्दों में उसकी आंखों में देखकर वादे लेते हुए वह अपनी जिंदगी जीने के लिए एक और मौका दे रही थी। मैं वादा करता हूँ, मैं दिलो जान से वादा करता हूँ, मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा। उसके दिल को कुछ सुकून सा मिला था। चंदा की बातें उसके तड़पते हुए जिस पर मरहम रख गई थी, जिसे महसूस करते हुए वो मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं में भर चुका था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा हूँ चंदा, और हमेशा करूंगा। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए खुद में हिम्मत इकट्ठी कर रहा था। मैं चाहता था कि जब मैं तुम्हें पायल का सच बताऊं, उसके बाद ही तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर खुद में ये हिम्मत नहीं कर पाया था। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ चंदा, गोविंद तुमसे बेहद मोहब्बत करता है और तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। क्या तुम अपना दिल मुझे सौंप दोगी? मुस्कुराते हुए बोलता बेकाबू उसके गर्दन को चूमने लगा था, जबकि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने बाजुओं के घेरा उसकी गर्दन पर बांधती हुई चंदा भी अपने आप को उसे सौंप चुकी थी, जो उसका पति था और जिस पर उसका पूरा अधिकार भी था। गोविंद ने उस दिन के बाद से चंदा को यह साबित कर दिया कि वह दुनिया में सबसे पहला इंसान है जो इतनी मोहब्बत करता है। वह चंदा के मुंह से निकलने से पहले उसकी हर चीज को पूरा कर दिया करता था। चंदा को भी महसूस होने लगा था कि चंदा के पहले पति से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करता है। शायद उसके पहले पति का प्यार भगवान ने उसके अंदर डाल दिया था और उस मासूम बच्चे के लिए चंदा जैसी औरत का चुनाव किया था। चाहे समस्या कैसी भी थी, लेकिन भगवान ने इसका अंत बहुत अच्छा किया था। मासूम बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दिया था और तड़पती हुई मोहब्बत करने वाली औरत को दोबारा से उसके पति से मिलवा दिया था। भगवान समय के साथ सब कुछ ठीक कर देते हैं। आज चंदा भी टूटकर गोविंद से मोहब्बत करने लगी थी। अब आप लोग बताइए, क्या चंदा ने गोविंद से शादी करके अच्छा किया या गलत किया? और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।